हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की। आज 45वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के न्यू TCS पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं, और ये सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन ये होने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट कवर करने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 826 करने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग 825 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन को चलते हैं। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत पर काम करता है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी केंद्रापसारण, ऑप्शन नंबर सी फैलाव, ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है वाष्पीकरण। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थ आदि को ठंडा बनाए रखने, उनको जल्द खराब होने से बचाता है। यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें तांबा की एक वाष्पित कुंडली में फ्रियोन गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 827। क्वेश्चन नंबर 827, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। इसके ऑप्शन नंबर ए माइक्रोवेव ओवन, ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर सी गीजर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक केतली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक केतली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर करेक्ट आंसर है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण की सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर करता है। इसमें फ्रियोन गैस भरी होती है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे ताप पर ठंडा करने की क्रिया को प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन कहते हैं। इस यांत्रिक विधि का विस्तार बर्फ बनाने से लेकर खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ को शीतलन रखने तथा अधिक समय तक इन्हें संरक्षित रखने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 828, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए पंखा की हवा से हमारे पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी पंखा से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक उष्मा गर्मी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी पंखे से ठंड हवा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है पंखे की हवा से हमारे पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखा की हवा से पसीना तेजी से वाष्पित बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 829, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? ऑप्शन नंबर ए उबलना, ऑप्शन नंबर बी पिघलना, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी जमना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। किसी यौगिक अथवा तत्व का उसकी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण वाष्पीकरण कहलाता है। दो प्रकार से होता है, वाष्पन एवोपरेशन। किसी द्रव के उसके सतह के कणों का गैसीय रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। द्रव उसके सतह से कणों को गैसीय रूप में बदलना क्या कहता है? वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वथन बॉइलिंग वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें द्रव के
उसके क्वथन बिंदु तक गर्म हो जाने पर द्रव की सतह से तेजी से वाष्पन होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 830, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ऑप्शन नंबर ए क्वथन, ऑप्शन नंबर बी संघनन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी हिमांक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमांक, वाष्पीकरण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दाब के नियत मान हेतु वह नियम ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यह नियत ताप द्रव का क्वथनांक तथा प्रक्रिया क्वथन प्रक्रिया कहलाती है। जबकि किसी नियत दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। इसी प्रकार किसी द्रव के उसके क्वथनांक तापमान से कम तापमान पर वाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जबकि एक नियत ताप व दाब पर वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। नियत ताप व दाब पर वाष्प के बदलने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। नेक्स्ट, किसी तरल के समान मात्रा हेतु क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण एवं हिमांक से वाष्पीकरण प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 831 पढ़ने वाले हैं आप लोग, क्या ऊष्मा गतिकी पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 831, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? इसके ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक केतली, ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्लग एवं स्विच, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन नंबर डी विद्युत परिपथ में उपयुक्त फ्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्लग एवं स्विच आधारित है। विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। कौन? विद्युत प्लग एवं स्विच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती तथा चालक में प्रवाहित हो रही धारा के समय T के भी समानुपाती होता है। अर्थात ऊष्मा I² RT जूल इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज जूल के तापन नियम पर आधारित है उपकरण है। विद्युत प्लग एवं स्विच विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 832, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल ऊर्जा का मापन, ऑप्शन बी अणुओं की गति, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है थर्मल ऊर्जा का मापन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है, बल्कि अणुओं की गति विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से स्थानांतरण और पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 833, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, ऑप्शन नंबर बी दो बॉडी के बीच तापांतरण ना हो, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह का समय पर आधारित नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी बॉडी का तापमान समय दर से बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह पर आधारित नहीं हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह तात्पर्य होता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। स्थिर प्रवाह स्टेडी फ्लो में
द्रव की किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों के विभिन्न गुण जैसे कि गति, दाब, घनत्व तथा तापमान समय के साथ नहीं बदलते हैं। अस्थिर प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों का कोई भी गुण समय के साथ बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 834। ऊष्मागतिकी द्वारा शून्यवां नियम यह बताता है कि ऑप्शन ए, दो ऊष्मीय गति प्रणालियों सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ऑप्शन नंबर बी, यदि दो प्रणालियों ऊष्मा संतुलन में हो तो तीसरा प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी। ऑप्शन नंबर सी, यदि दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो वे भी एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में रहेगी। ऑप्शन नंबर डी, जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करने के दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऊष्मीय गति का शून्यवां नियम यह बताता है कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ऊष्मीय गति का शून्यवां नियम तापमान को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 835। निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन बी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन बी, समरूप नहीं से बढ़ता है। ऑप्शन डी, समान रूप से घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के आयतन को ही उस पदार्थ का विशिष्ट आयतन कहते हैं। V = V/m। तो V छोटी v को बोलते हैं विशिष्ट आयतन, छोटी m को द्रव्यमान और V को पदार्थ का आयतन कहते हैं। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट इसका होता है मीटर क्यूब प्रति kg होता है, प्रति kg होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विशिष्ट आयतन तथा घनत्व एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टा होते हैं। तो इसको रॉ से सूचित करते हैं। तो रॉ बराबर छोटी m/v। तो इसको किसमें kg प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं इसके बारे में। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल को ऊष्मा दी जाती है तो पहले तो जल का विशिष्ट आयतन घट जाता है और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद विशिष्ट आयतन बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का विशिष्ट आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 836। ब्रह्मांड की एंट्रपी की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए, न्यूनतम। ऑप्शन बी, शून्य। ऑप्शन सी, औसत। ऑप्शन डी, अधिकतम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है अधिकतम होता है। ब्रह्मांड की एंट्रपी की प्रवृत्ति कैसी होती है? अधिकतम होती है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की एंट्रपी अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रपी हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा वायुमंडल में जाती है जिससे उसकी ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 837। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना उस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है, वह है। ऑप्शन ए, विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। ऑप्शन बी, भरण प्रणाली तापमापी। ऑप्शन सी, पारद वाली ग्लास तापमापी। ऑप्शन डी,
उष्मा विद्युत पायरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकिरण ऑब्लिक अवरक्त पायरोमीटर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विकिरण ऑब्लिक अवरक्त पायरोमीटर रिमोट सेंसिंग प्रकार का थर्मामीटर होता है जो सतह का ताप मापने के काम आता है। सतह का ताप मापने के काम आता है। आजकल विभिन्न प्रकार के पायरोमीटर उपलब्ध हैं। यह दूर से ही किसी गर्म सतह से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण के स्पेक्ट्रम से सतह का ताप ज्ञात कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 838। किसी ऊष्मीय गति प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं। ऑप्शन ए, समान ऊष्मा ऊर्जा तक। ऑप्शन बी, समान एंट्रोपी तक। ऑप्शन सी, समान तापमान तक। ऑप्शन डी, समान आणविक ऊर्जा तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समान तापमान तक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि दो पिंड एक साथ स्पार्क में रखे गए हो तो वे तब तक ऊष्मीय संतुलन में नहीं हो सकते जब तक कि उनका तापमान बराबर ना हो जाए। दूसरा, पिंड की साइज पर ऊष्मीय संतुलन निर्भर नहीं करता, केवल तापमान पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट, ऊष्मीय गति का शून्यवां नियम यही बताता है। ऊष्मीय गति का शून्यवां नियम तापमान को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 839। एक ऊष्मीय गति प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, समदाब। ऑप्शन नंबर बी, सममितीय। ऑप्शन नंबर सी, रुद्धोष्म। ऑप्शन नंबर डी, समदेशिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 440 आगे देखते हैं। ऊष्मीय गति की वह प्रणाली जिसमें आयतन स्थिर रहता है उस प्रणाली को समायतनिक या सममितीय प्रणाली कहते हैं। V=C तथा द्रव्यमान की भी निश्चित ली जाए तो सिस्टम का दाब परिवर्तित हो तो उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा, अर्थात P समानुपाती T गेलुसॉफ का नियम या दाब का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 840। क्वेश्चन नंबर 840, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी, एंट्रोपी। ऑप्शन नंबर डी, सी, एंथैल्पी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथैल्पी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एंथैल्पी यह कुल ऊष्मा की मात्रा होती है। दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल की एक ही एंथैल्पी होती है। संपूर्ण द्रव्यमान पर आधारित है। H = U + PV। तो टोटल मास बेस, तो इकाई द्रव्यमान पर आधारित H = U + PV। तो यूनिट मास बेस। एंथैल्पी तापमान पर आधारित होती है। एंथैल्पी किस पे आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 841, उष्मता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिक्स। ऑप्शन नंबर बी, आउटसिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडायनेमिक्स करेक्ट आंसर कहा जाता है। उष्मता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उष्मता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ऊष्मीय गतिकी
ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य स्वरूप तथा कार्य के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 842, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए शून्य नियम, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक नियम, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर डी तृतीय नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उस प्रथम नियम से क्या जानते हैं? ऊर्जा संरक्षण को नियम जानते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक रूप को ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रथम नियम के अंतर्गत 5 कथन तथ्य हैं। पहला, ऊष्मा तथा कार्य एक दूसरे के परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। F समानुपाती कार्य के होते हैं। नेक्स्ट, किसी ऊष्मीय गति चक्र के लिए, दूसरा ऊष्मीय गति प्रोसेस के लिए, चौथा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, चौथा पाँचवा PMM कथन PMM-I बनना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 843, क्वेश्चन नंबर 843, डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी विद्युत नियंत्रक, ऑप्शन नंबर डी थर्मोस्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, थर्मोस्टेट करेक्ट आंसर है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित हीटिंग उपकरण में थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 844, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए इंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच क्या होगा यदि तापमान परिवर्तन डेल टी दिया गया है, जहां Cp ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, Cv ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए Cv डेल टी, ऑप्शन बी Cp/Cv डेल टी, ऑप्शन नंबर सी Cv/Cp डेल टी, ऑप्शन नंबर डी Cp डेल टी। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी Cp डेल टी करेक्ट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। इंथैल्पी इक्वल टू बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, H बराबर U प्लस PV। तो इकाई द्रव्यमान के लिए आदर्श गैस के लिए पढ़ते हैं, H बराबर U प्लस PVT। तो PVT को हम RT लिख सकते RT से, तो PV के स्थान पर RT लिख दिए, और डेल H DH बराबर DU प्लस R DT। तो DH बराबर CV इंटू DT प्लस CP माइनस DV DT होता है इंटू में, और इसको लिख सकते हैं DH, और इसको इसी सेम को उतारा DV इंटू DT, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा DP इंटू DT माइनस CV इंटू DT होता है। तो इसको हम तो यहाँ से ये कटने वाला है, ये माइनस में और ये प्लस में कटने वाला, तो क्या बचेगा DH बराबर DP इंटू DT बचेगा, और D का मतलब डेल होता है, परिवर्तन होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे डेल H बराबर DP इंटू डेल T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 845, क्वेश्चन नंबर 845, ऊष्मा संतुलन हीट बडगेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य के उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन, ऑप्शन नंबर बी सौर विकिरण, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन, ऑप्शन नंबर डी स्थलीय विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा तथा विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन का ऊष्मा संतुलन कहते हैं। कोई भौतिक तंत्र स्वयं अपने भीतर ऊष्मा संतुलन में तब कहा जाता है जब उसके सभी भागों में तापमान समान हो और समय के साथ परिवर्तन ना हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 846। क्वेश्चन नंबर 846, ऊष्मीय गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए शून्यवां, ऑप्शन नंबर बी प्रथम, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी तृतीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, द्वितीय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ऊष्मा गतिकी के मुख्य नियम हैं। शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रथम नियम शून्यवां नियम ऊष्मा संतुलन नियम पर आधारित है जो तापमान को परिभाषित करता है। शून्यवां नियम क्या करता है? तापमान को परिभाषित करता है और ये संतुलन नियम पर आधारित है। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ये आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है और ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, द्वितीय नियम एंट्रोपी से संबंधित है, एंट्रोपी को परिभाषित करता है और ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताता है। तृतीयवां नियम, यह नियम भी एंट्रोपी से संबंधित है, यह परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तरंग पढ़ने वाले हैं, तरंगदैर्घ्य वेव पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 847, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी श्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर डी एक्सरे किरण, ऑप्शन नंबर डी बीटा किरण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे किरण का उपयोग विद्युत चुम्बकीय तरंग में किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वे तरंगें जिनका संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगें निर्वात में भी संचालित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या आंतरिक तरंगें कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। गामा किरणें, एक्सरे किरण, पराबैंगनी किरणें, सदृश्य किरणें, विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग आदि विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती है। एक्सरे किरण का तरंगदैर्घ्य 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 848, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे देखते हैं। किसी माध्यम में किसी तरंग के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे कम बैगनी, जबकि सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी और सबसे कम लाल, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 849, नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। कारण, वेग बराबर आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंगदैर्घ्य। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन के उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ऑप्शन सी, अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सही है क्योंकि
बोला गया है जब वेग स्थिर रहता है तो तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है, तो आवृत्ति क्या होता है, दुगनी होता है, सही है। तो लेकिन अभिकथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 850, क्वेश्चन नंबर 850 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 850, निम्न में से क्या तरंगदैर्घ्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी आयाम, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी आयाम माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है माध्यम नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तरंगदैर्घ्य की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंगदैर्घ्य आयाम आवृत्ति तरंग की विशेषता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।